वेलकम टू आसमान आईएएस 7 जुलाई करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मेन टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं वो है एक्सीलरेटेड विज्ञान स्कीम। बेसिकली हम इसी पर बात करेंगे। तो हाल ही में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी कि सर्व के द्वारा एक्सीलरेटेड विज्ञान स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये स्कीम क्यों चलाई जा रही है? टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म इन द कंट्री, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च को और ज्यादा बूस्टअप करने के लिए। इसके हाइलाइट्स पे हम नजर डालें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है टू गिव मोर थ्रस्ट, यानी ज्यादा थ्रस्ट देना, प्रेशर देना, एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर, ताकि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में अपना करियर और ज्यादा अच्छा कर सकें। इसका जो मेन विजन है वो है रिसर्च बेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना, जो कि 3 मेन गोल्स पे बेस्ड होगा। पहला है कंसोलिडेशन या एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स, यानी कि कई सारे जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन सभी को कंसोलिडेट किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सभी तरह की फैसिलिटीज जो है एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएंगी। इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, काफी सारे वर्कशॉप्स प्रोवाइड किए जाएंगे और रिसर्च इंटर्नशिप के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। मेनली ये उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेटेड करके बनाई गई है स्कीम जो कि स्किल्ड अपॉर्चुनिटीज में, यानी काफी सारे स्किल्ड इंटर्नशिप्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर कई सारी जो अपॉर्चुनिटीज उनके पास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू देना चाहती है। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स हैं इसके। पहला है अभ्यास प्रोग्राम। अभ्यास प्रोग्राम के अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट? इनवाइट करेगी कई सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस को विंटर सीजन यानी दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 में। इसमें क्या किया जाएगा? जो भी एप्लीकेशंस आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स इससे जुड़ना चाहेंगे, उनके रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करने की कोशिश की जाएगी। उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसे और ज्यादा डेवलप किया जाएगा काफी सारी रिसर्च स्किल्स को सिखाकर, और ये जो है वो पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं अभ्यास प्रोग्राम के। पहला है कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप्स और दूसरा है वृत्तिका यानी रिसर्च इंटर्नशिप्स। ये मेनली इसीलिए इम्पॉर्टेंट है या उन रिसर्चर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके पास काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक उनकी पहुंच संभव नहीं हो पाती है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो है सम्मोहन। सम्मोहन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, संयोजिका और संगोष्ठी। अब संयोजिका क्या होता है? संयोजिका में एक ओपन एंडेड प्रोग्राम है जिसके थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा, और ये जो है वो टोटली गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज के थ्रू होगा, किसी को भी इसमें फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। और संगोष्ठी, संगोष्ठी में क्या कराएंगे? ये ऑलरेडी सर्व के द्वारा चलाया जा रहा प्रोग्राम है वर्कशॉप्स के थ्रू, यानी काफी सारी वर्कशॉप्स जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्व के अंतर्गत। इसका एग्जीक्यूशन कौन कराएगा? इसके एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी इंटर मिनिस्ट्रियल ओवरसीइंग कमेटी यानी IMOC, और इसमें सभी साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, जो कि सर्व को इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या सिग्निफिकेंस होगा स्कीम का? इसमें बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया गया है, यानी कि इसका जो महत्व होगा वो कैपेसिटी बिल्डिंग में होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वो अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, और दूसरी चीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि अगर लोग स्किल्ड होंगे तो वो सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने अपने लेवल पे। ओके, तो बेसिकली अब हम नोट्स में यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्ट में जो एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम है
उसकी यही एक्सपेक्टेशन है कि वो जो डेवलपिंग कैरियर पाथ है उसमें एक गेम चेंजर की तरह काम करे, यानी कि हमारे कंट्री में जो स्किल्ड मैन पावर है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो कि कुछ रिसोर्सेज की वजह से पीछे रह गए हैं उन सभी को आगे लाना है और उनको एक तरह से पाथ प्रोवाइड करना है। अब हम साथ में यहाँ पे साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी कि सर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। किसके अंतर्गत आएगी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इसे स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट्री एक्ट 2009 के अंतर्गत। ओके, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। साथ ही साथ कई सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें मेंबर्स की तरह काम करते हैं। इसको सेटअप किया गया था रिसर्च, साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो रिसर्च होती है इसे प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए साइंटिस्ट को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, R&D लेबोरेटरीज को, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को और अदर एजेंसीज को जो कि रिसर्च में कुछ बड़ा योगदान देना चाहते हैं, उन सभी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम सर्व के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा आज का सेकेंड आर्टिकल है हमारा घर हमारा स्कूल स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय। ये स्कीम जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ऑप्शंस है MP गवर्नमेंट, UP गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट या फिर केरला गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा योजना स्टार्ट की गई है जो कि 6 जुलाई से होगी। 6 जुलाई से स्टार्ट की गई है। इसका मेन एम ये है कि सुबह सुबह 10 बजे घरों में बेल बजाई जाए, या तो थाली बजा के या कोई भी चीज बजा के, ताकि बच्चों को लगे कि हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया है और 1:30 बजे फिर से बेल बजाई जाए तब तक स्कूल खत्म करने के लिए। उस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स कुछ लिखें, पढ़ें, स्टोरीज बनाएं, नोट्स बनाएं, ताकि उनकी जो एजुकेशनल कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स जो है, इंस्टीट्यूट्स जो है वो बंद है, तो उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमारा घर हमारा स्कूल योजना जो है वो लॉन्च की गई है MP गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एशियाज लार्जेस्ट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट? ऑप्शन ए 450 मेगावाट, ऑप्शन बी 750 मेगावाट, ऑप्शन सी 850 मेगावाट या फिर ऑप्शन डी 1050 मेगावाट। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन बी 750 मेगावाट। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 750 मेगावाट है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई को ये निर्णय लिया है कि 10 जुलाई को वो इनॉग्रेट करेंगे रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का, जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट है। ये जो सोलर पावर प्लांट है ये गुड़ तहसील में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की। ये जो प्रोजेक्ट है ज्वाइंट वेंचर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों के बीच। इसका जो ज्वाइंट वेंचर का नाम होगा वो होगा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, यानी RUMSL। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the duties of the Prime Minister with respect to the furnishing of information to the President। यानी कि आर्टिकल 78 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी आर्टिकल 78 में बताई गई है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 167 ये कहता है कि जिस तरह से सेंटर में PM और प्रेसिडेंट के बीच कॉपरेशन है, वही चीज स्टेट में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच होगी। यानी कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताया गया है, जो कि गवर्नर से कोई भी इंफॉर्मेशन फर्निश करने यानी कि पूछने या बात करने, शेयर करने के लिए कहा गया है। तो क्या ये सही है आर्टिकल्स? हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं ओनली 1 इज करेक्ट, only 2 is correct, both are correct या फिर none of these।
क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों है ये चर्चा में? हम आर्टिकल 78 और 167 को क्यों डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स में? देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ब्रीफ्ड दैट प्रेसिडेंट ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट से कुछ चीजों पे सलाह मशवरा करने के लिए कहा है, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज हैं उन पर। ये जो मीटिंग है वो किस लिए बुलाई गई? इस मीटिंग में जो चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर टेंशन्स चल रहे हैं गलवान घाटी को लेकर, और नेपाल भूटान के को लेकर भी कई सारे टेंशन्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है कोविड-19 सिचुएशन में, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए पीएम ने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है। तो फिलहाल आर्टिकल 78 और 167 न्यूज में है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA वाज इनेक्टेड ऑन। कब आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन से डेट जरूर पूछता है एमपीपीएससी। ऑप्शन ए 5 जुलाई 2013, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2014, ऑप्शन सी 5 जून 2015, या फिर ऑप्शन डी 5 जुलाई 2018। करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ऑप्शन ए 5 जुलाई 2013 को NFSA एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ था। अब यहाँ पे ये क्यों चर्चा में है? देखिए, जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट है, स्टेट्स के द्वारा फूड ग्रेन्स का जो प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सरकार के द्वारा कई सारे रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कई सारी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत ये सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जिस योजना के तहत, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जो 5 किलो राशन दिया जाता था, अब उसमें 5 किलो और एडिशन दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रोक्योरमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वेलफेयर स्टेट के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मार्क्स अ पैराडिम शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू अ राइट बेस्ड अप्रोच। यानी कि सिर्फ वेलफेयर ही नहीं है ये कि फूड सिक्योरिटी लोगों को अवेलेबल कराना, बल्कि उनका अधिकार भी है। हमारा अधिकार है कि हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है वो हमें एटलीस्ट जो बेसिक एमेनिटीज हैं वो प्रोवाइड कराए। ओके, तो ये जो एक्ट है लीगली एंटाइटल अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी में हम अंत्योदय अन्न योजना को भी पढ़ते हैं जो कि 2000 में लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत भी poorest of the poor continue to receive 35 kg of food grains per household per month. ओके, तो अंत्योदय अन्न योजना जो है उसमें 35 kg अनाज दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विंटर डीजल। विंटर डीजल क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्यूल स्पेसिफिकली फॉर हाई एल्टीट्यूड रीजन्स एंड लो टेम्परेचर रीजन्स such as Ladakh, where ordinary diesel can become unusable. दूसरा स्टेटमेंट है, the winter diesel was introduced as a technological solution by IOC यानी Indian Oil Corporation in 2019. थर्ड है, it also meets the Bureau of Indian Standards specification of BS 6th grade. इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है ये हमें पता करना है। ऑप्शन है only 1 and 2, only 2 and 3, या फिर all of these। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, फिर बताइए आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। अब विंटर डीजल क्या होता है? देखिए, स्टेटमेंट्स करेक्ट है तो यहाँ पे हमें इससे नॉलेज मिल जाएगी। विंटर डीजल जो है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में यूज किया जाता है जहां पे टेम्परेचर काफी कम होता है, और जो ऑर्डिनरी डीजल होता है वो वहां पे जम जाता है। उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो जम जाता है।
और ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था आईओसी के द्वारा 2019 में, BS6 ग्रेड को भी ये फॉलो करता है। अब रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के लिए विंटर डीजल यूज कर सकते हैं वो लोग, या उन्हें इसकी नीड है आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लद्दाख गलवान घाटी में अभी जो भी क्राइसिस आ रहा है उसमें काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो आर्म्ड फोर्सेस को विंटर डीजल वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो इजीली अपने जो ऑपरेशन है उनके साथ कंटिन्यू कर सके, उन्हें बीच बीच में इस चीज का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि डीजल प्रॉब्लम आ रही है, डीजल जम रहा है। ओके, अब यहाँ पे कहा गया इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर द विंटर फ्यूल मे राइज ड्यू टू द बॉर्डर टेंशंस इन गलवान वैली इन लद्दाख फॉर द पेट्रोलिंग पर्पज। तो पेट्रोलिंग के लिए उन्हें डीजल की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया आईओसी से कि वो विंटर डीजल अवेलेबल कराए। ओके, अब जो यूज है विंटर डीजल का, उसकी वजह से कैरोसिन का यूज भी कम हो जाएगा। कैरोसिन का क्यों कम होगा? एक्चुअली वहां के लोग जो हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग के लिए आर्म्ड फोर्सेस हो या फिर वहां पे रहने वाले लोग हों, जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उनका जो फ्यूल है वो जमने लगता है, जिसे लिक्विफाई करने के लिए वो लोग उसमें कैरोसिन ऐड करते हैं ताकि जो उसकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाए। और कैरोसिन ऐड करते हैं तो वो उन्हें ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, जमता नहीं है फिर वो। तो अब क्या होगा, अगर वो विंटर डीजल प्रोवाइड वहां के लोगों को किया जाएगा तो उन्हें कैरोसिन का यूज कम से कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन में भी रिडक्शन होगा। तो ये हमने बात की विंटर डीजल के बारे में। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज के साथ।